और लगातार आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है, दिन में रात में, क्योंकि सोने के लिए समय, नौकरी लगने के बाद में आपके लिए पूरा जो है समय ही समय मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है और ये जो सीरीज है वो है पड़ोसियों को जलाने वाली सीरीज। तो इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और पूरा जी जान लगा दीजिएगा ताकि कैसे भी करके जो आपसे जलने वाले लोग हैं उन्हें परमानेंट कैसे जलाया जाए, पूरे जिंदगी भर भाई साहब आपको कोसते रहें, ऐसा काम करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए फटाफट जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में और प्रयास करिएगा जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। देखो, क्वेश्चंस के नंबर पर मत जाओ, इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस है उस पर आप मत जाइएगा, आप जाइएगा जो इसके बेस, जो इसके अलावा चीजें बताई जा रही है, क्योंकि वो चीजें बहुत जरूरी हैं, उनको भी जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है वो ये है कि पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे पर है? तो घाघरा नदी या फिर व्यास नदी या फिर झेलम नदी या फिर सिंधु नदी? बताओ जल्दी से, किस नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थल है? कमेंट करते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट करके उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर नहीं डालते फिर मैं उसका जवाब जो है वो सही से नहीं समझ पाता हूं, ना दे पाता हूं। तो देखिएगा, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो ये जो स्थल है ये किस नदी के किनारे पर है? ये आपके सिंधु नदी के किनारे पर है। किस पर भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे पर जो है ये आपका मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो आपका पड़ता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? देखो, मोहनजोदड़ो स्थल है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। एक शब्द लिखिएगा, इसके लिए लिख लीजिएगा, ठीक है, मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसे? मृतकों का टीला भी बोला जाता है, ठीक है। किस स्थल को मृतकों का टीला बोला जाता है? मोहनजोदड़ो स्थल जो सिंधु नदी के किनारे पर। क्लियर है भैया? एक और चीज याद रखना, आपसे सवाल पूछा गया सवाल है कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी और कब करवाई थी? तो राखलदास बनर्जी थे 1922 के अंदर, ठीक है, लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा 1922 के अंदर, ठीक है। आरडी यानी राखलदास बनर्जी, ठीक है, आरजी बनर्जी जो थे उनके द्वारा इसकी जो है वो खुदाई करवाई थी, ठीक है। ठीक, ये हो जाएगा बनर्जी, ठीक है। चलिए, ये लिख दिया, यानी राखलदास जो बनर्जी थे उनके द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई करवाई थी। और दूसरी बात, इसका दूसरा नाम मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो स्थल को बोलते हैं जो सिंधु नदी के किनारे पर है। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा, जो ये सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के किनारे पर एक गुजरात, वो जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्थल है, उसका नाम है अमरी। मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर है और एक और स्थल है वो है अमरी। एक और लिख लीजिएगा, इस नदी के किनारे पर है अमरी। कौन सा है? अमरी, ठीक है। और एक और होता है चुनहु-दड़ो। क्या है? चनहु-दड़ो। क्या बोलते हैं उसे? चनहु, लिख लीजिएगा, चनहु-दड़ो, ठीक है, चनहु-दड़ो। ये दोनों के दोनों जो स्थल हैं ये आपके कहां पर है पता है? ये आपके पाकिस्तान में। किस में है? पाकिस्तान में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मोहनजोदड़ो स्थल जो है ये कहां पर है? इसकी लोकेशन जो है वो आप बताइएगा। दूसरी बात, एक और चीज आपने देखा हो, कालीबंगा एक स्थान सुना होगा, तो कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे पर है? जल्दी से बताओ, यहां पर लिख देता हूं, कालीबंगा, लिख लीजिएगा, कालीबंगा जो है स्थल जो है वो किस नदी के किनारे पर है? आप कमेंट करके बताइए, कालीबंगा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे पर? जो राजस्थान में है वो है आपका घग्गर नदी के किनारे पर है। कहां पर है वो? ये जो कालीबंगा है ये आपका घग्गर नदी के किनारे पर है, ठीक है। ये कहां पर है? ये राजस्थान में। कहां पर है मेरे साथी? ये राजस्थान में। क्लियर है? तो कालीबंगा हो गया, अमरी हो गया, चुनहु-दड़ो हो गया और मोहनजोदड़ो स्थल हो गया। क्लियर? कितनी सारी चीजें। देखिएगा, एक और चीज समझिएगा, हड़प्पा के बारे में आपने सुना होगा। हड़प्पा, क्या? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे पर है? बताओ जल्दी से, हड़प्पा जो किस नदी के किनारे पर है? ये आपका रावी नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर है? ये आपका रावी नदी के किनारे पर। किस पे बताओ? ये आपका रावी नदी के किनारे पर है। आपको पता है हड़प्पा जो स्थल है इसकी जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी? जल्दी से बताओ। हड़प्पा जो स्थल है, क्या है? हड़प्पा जो स्थल है उसकी जो खुदाई करवाई थी ये किसने करवाई थी और कब करवाई थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके। हड़प्पा स्थल की जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी और कब करवाई थी? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। देखिएगा, 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो स्थल की जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी? आरडी बनर्जी ने 1922 में। लेकिन हड़प्पा की बात करता हूं तो ये रावी नदी पर है और ये 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई थी। कब करवाई थी? लिख लीजिएगा, 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक, किसने? दयाराम साहनी ने। ये बहुत जरूरी है, इस फैक्ट को भी आप जो धीरे धीरे
नोट करते जाए। क्लियर है? अच्छा एक चीज सुना होगा। अच्छा बताओ, लोथल जो है, लोथल जो गुजरात के अंदर है, वो किस नदी के किनारे पर है? लोथल, यहां पर लिख देता हूं, लोथल। लोथल जो स्थल है, क्या लोथल जो स्थल है, जो जगह है वो आपके गुजरात में है। लेकिन सवाल यह है कि लोथल जो जगह है गुजरात में, वो किस नदी के किनारे पर है, ये आपको बताना है। वो है आपका भोगबा नदी के किनारे। किससे? वो है आपका भोगबा नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? भोगबा नदी के किनारे पर। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो एकदम नई नई जो है वो नदियां निकल के आ रही हैं। बिल्कुल, इन्हीं को तो आपको याद करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक होता है आलमगीरपुर। बताओ, आलमगीरपुर एक स्थल है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अरे ये तो पूरा ही चला गया। चलो कोई नहीं, मैं जो है इधर लिख लेता हूं ताकि आपको बाद में, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। एक और लिख लीजिएगा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये जो स्थल है, ये वो बताओ किस नदी के किनारे पर है? ये आपका हिंडन नदी के किनारे पर। किस पे? ये आपका हिंडन नदी के किनारे पर है, जो मेरठ के पास में आपको देखने को मिलता है। तो आलमगीरपुर जो स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे पर है। कहां पर है ये आपका मेरठ के अंदर है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है किसी को? चुनहुदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे पर था, ये कहां था? पाकिस्तान में था। आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ के अंदर है। अच्छा, एक है सुतका गंडौर। क्या? एक है सुतका गंडौर जो स्थल है, ये कहां पर है बताओ? मैं यहां लिख देता हूं, सुतका गंडौर। बताओ जल्दी से, सुतका गंडौर जो स्थल है, ये किस नदी के किनारे पर है? बताओ, सुतका गंडौर जो स्थल है, ये किस नदी के किनारे पर है? ये आपको पता है, ये बलूचिस्तान के अंदर है, दास्त नदी के किनारे पर। किस पे? दास्त, लिख लीजिएगा, दास्त नदी के किनारे पर है। और ये कहां पर है? ये आपका बलूचिस्तान में। कहां पर है मेरे भाई? ये अपने बलूचिस्तान में। ये वो चीज है, ठीक है, सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, इस शब्द को जो है आप आराम से याद रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? दिक्कत होगा एक बार रिवीजन आप देख लीजिएगा, रिवीजन कराऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो देख लो, मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पर है। इसे मृतकों का टीला बोलते हैं। 1922 में आरडी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी जो है खोज जो है खुदवाई की जाती है। इसके बाद में सिंधु नदी के किनारे पर ही अमरी जगह है और चुनहुदड़ो जो है, ये दोनों पाकिस्तान में है। तो ये जो सिंधु नदी के किनारे पर है। आगे देखिएगा, कालीबंगा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे पर है? ये आपका पता ही है, जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर है, जो राजस्थान में। हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी पर है और इसकी खुदाई कब करवाई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाई थी। लोथल जो स्थान है वो गुजरात के अंदर है, जो है भोगवा नदी के किनारे पर है। आलमगीरपुर स्थल है जो हिंडन नदी पर है, जो मेरठ में है। आगे बताया था सुतका गैंडोर, ये दास्त नदी पर है, जो कि बलूचिस्तान में। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जो थे, वो प्राय किस शासक के दरबार में गाया करते थे? जल्दी से सोच के बताइएगा। अकबर, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? आराम से सोच के बताइएगा, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। पेपर में भी रिलैक्स शांति के साथ में आपको जो अटेम्प्ट करना है। देखिएगा, जो ये तानसेन थे ना, ये किसके दरबार में जो है गायन का काम करते थे? ये अकबर के, क्या अकबर के जो है वो दरबार में ये गायन का काम करते थे। और आपको पता हुआ अकबर जो थे ये तीसरे नंबर के, तीसरे जो है मुगल सम्राट थे। एक और देखिएगा, आपको पता है कि भारत के अंदर, अब मैं ये सवाल आपसे कमेंट में पूछ लेता हूं, ये बताओ कि अकबर का जो शासनकाल था, अकबर का जो शासनकाल रहा था वो कब से लेकर के कब तक जो रहा था? अच्छा, अकबर के नवरत्नों के बारे में आपने सुना होगा। जो 9 रत्न थे उनका नाम पता है क्या था? एक तो यही थे, क्या थे? तानसेन थे। दूसरे कौन थे? बीरबल थे। एक थे अबुल फजल, एक थे फैजी, एक थे टोडरमल। ठीक है, जो वित्त विभाग इनको दे रखा था। राजा मानसिंह भी जो थे इन्हीं के दरबारी जो है कभी में आते हैं। एक था मुल्ला दो प्याजा, क्या मुल्ला दो प्याजा जो थे वो जो है वो अकबर के ही जो वो नवरत्नों में से एक थे। अच्छा, मनसबदारी जो प्रथा थी वो चालू किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा मनसबदारी। क्या मनसबदारी जो प्रथा थी वो किसने स्टार्ट की थी? वो किसने शुरू की थी? वो आपके अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि अकबर जो थे वो कैसे कैसे, लेकिन सवाल मेरा ये था कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था। बाकी इनके जो 9 रत्न थे, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, इधर आपका फैजी थे, इधर आपका मानसिंह जो थे, राजा मानसिंह, टोडरमल, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा जो थे वो थे। मनसबदारी प्रथा जो है इन्होंने स्टार्ट की थी। तो इन सारी चीजों को आप धीरे धीरे
अपने आप में जो रिवीजन करते रहकर। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? ये अपने बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार में एक जगह है सासाराम। क्या है? बिहार के अंदर एक जगह है सासाराम, वहां पर जो शेरशाह का जो मकबरा है वो होता है। देखो मकबरा की एक चीज याद रखना, मैं आपको बताऊंगा। क्या? मैं आपको बाबर के बारे में बताऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता है बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हुई थी और ये आगरा में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शुरुआती दौर में क्या होता है, जैसे इनकी मृत्यु हो गई तो इनके शरीर को पहले आपको पता है कि आगरा में एक जगह पड़ती है आराम बाग, वहां पर इनको दफनाया गया था। लेकिन बाद में जो था ना बाबर को जो काबुल जो है ले जाया गया था। तो बेसिकली पहले डेथ हुई, उसके बाद जो आसपास की जगह है वहां पर दफना दिया। बाद में फिर जैसे होता है ना कि उनकी जो उनसे संबंधित सारी जो शरीर से संबंधित चीजें होती हैं उनको फिर ले जाते हैं अपने वहां पर ही फिर परमानेंट बना देते हैं। अब अगला सवाल ये है, एक बात हो, बाबर का बगीचा, क्या बाबर का बगीचा, यहां पर लिखते जाइएगा बाबर का बगीचा, लिख लीजिएगा बाबर का बगीचा, ये कहां पर है बताओ, बताओ जल्दी से। बाबर का बगीचा जो है ये कहां पर है? मैं अगला पेज ही ले लेता हूं, ठीक है, मैं इसे कर देता हूं थोड़ा सा चेंज, थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है इस पेज में। ठीक है, तो लिखिए भाई, ठीक है, लिखिएगा बाबर का बगीचा, बाबर का बगीचा। मैंने पूछा ये कहां पर है, जैसे सासाराम बिहार के अंदर क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा है, वैसे ही बाबर का बगीचा जो स्थान है वो कहां पर है? ये आपके काबुल अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये कहां पर? आपके काबुल अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान, काबुल अफगानिस्तान के अंदर जो है ये बाबर का बगीचा है। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज, हाँ एक और बड़ा फिर से जो आया था, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? बताओ जल्दी से, हुमायूं का जो मकबरा है ये कहां पर है? ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का जो मकबरा है ये कहां पर है? ये आपके न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? ये आपके न्यू दिल्ली के अंदर है। तीसरा सवाल, अकबर का जो मकबरा है, ठीक है, अकबर का जो मकबरा है ये कहां पर है बताओ? ये आगरा में है। कहां है? सिकंदरा आगरा। कहां पर है बताओ? अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा। ठीक है, इसको आप याद रखना। दूसरी बात, चौथी बात कर लेते हैं। अच्छा, बाबर का मकबरा, क्या बाबर का मकबरा कहां पर है? तो ये आपके काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान में। पांचवा देखिएगा जो है वो शाहजहां, लिख लीजिएगा शाहजहां, और इसके बाद में मुमताज महल। ऐसे मत समझना महल आ रहा है तो कोई महल नहीं, उसका नाम ही था मुमताज महल, यानी शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज महल, इसका जो मकबरा है ये कहां पर है? ये आपके ताजमहल के अंदर है। कहां पर है? ताजमहल में है ये, और ताजमहल कहां पर है? आगरा, यूपी के अंदर, यूपीएससी। क्लियर है भैया? इन सारी चीजों को आप याद रखें। अच्छा, एक बताओ जहांगीर का मकबरा कहां पर है? बताओ जल्दी से, जहांगीर का जो मकबरा है वो कहां पर है? जल्दी से बताइए, जहांगीर का जो मकबरा है वो कहां पर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। अगला सवाल देखिएगा, जहांगीर का मकबरा, ठीक है, कोई भी सवाल आए मकबरे से याद रखना। जहांगीर का जो मकबरा है वो कहां पर है? बताइए जल्दी से, ठीक है, बताओ जल्दी से। जहांगीर का जो मकबरा, कमेंट करके बताइए जहांगीर का मकबरा कहां पर है। पता है आपको? ये आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान। कहां पर है? ये जो है नल्ला पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में जो है ये जहांगीर का जो मकबरा है ये लाहौर पाकिस्तान के। क्लियर है भाई? अच्छा, औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहां पर है? बताओ जल्दी से। औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहां पर है? कमेंट कर, देखो कमेंट करते जाइए, ठीक है, कमेंट करेंगे तो मजा आएगा। तो औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहां पर है? बताओ जल्दी से, लिखिएगा औरंगजेब का जो मकबरा है, औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहां पर है? बताओ जल्दी से। ये आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है औरंगाबाद। औरंगाबाद का नया नाम पता है क्या हो गया है? छत्रपति संभाजी नगर। कौन सा? औरंगाबाद का दूसरा नया नाम क्या हो गया है? छत्रपति संभाजी नगर। तो मैं औरंगाबाद ही लिखता हूं, ज्यादातर किताबों में यही आता है। तो औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहां पर है? औरंगाबाद में। किसमें? औरंगाबाद में। अच्छा, औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है भैया, ये अपने महाराष्ट्र में औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद का जो न्यू नेम है, इसका जो नया नाम है ये क्या हो गया? बताओ जल्दी से। छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, लिख लीजिएगा छत्रपति संभाजी नगर,
छत्रपति संभाजीनगर। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। पहले जो है ये आगरा के आराम बाग, एक जगह आज भी है वो आराम बाग के नाम से ही फेमस है, ठीक है। तो आराम बाग में इनको दफनाया गया था, बाद में फिर इनको जो काबुल अफगानिस्तान जो ले जाया गया था। इन चीजों का आप थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिएगा, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। एक सवाल और उसके बाद में जरूरी चीजें जो थी वो आपको बताई। अब देखिए अगला सवाल बहुत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था? बताओ जल्दी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था? जल्दी से सोच के बताइएगा, कब मनाया था? बहुत अच्छा प्यारा सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। देखिएगा, जो कांग्रेस थी उसने पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को जो है वो पहला स्वतंत्रता दिवस जो इनके द्वारा मनाया गया था। अब एक और चीज देखिए, अच्छा मैं आपको पूछता हूं, पूर्ण स्वराज की जो घोषणा थी वो किस अधिवेशन में हुई थी? ये आप मुझे बताइएगा, लिखिएगा। पूर्ण स्वराज की जो स्थापना हुई थी वो किस अधिवेशन में हुई थी? सवाल मेरा ये है, पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो किस अधिवेशन में हुई थी? सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी और किस अधिवेशन में हुई थी? बताओ जल्दी। ये हुई थी लाहौर अधिवेशन में। किस में हुई थी? ये हुई थी भाई लाहौर अधिवेशन में। किस में? लाहौर अधिवेशन में। किस में मेरे भाई? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लेकिन अगला सवाल है कि कब हुई थी? क्या अगला सवाल है कब हुई थी? 26 दिसंबर 1929 को। लिखिएगा, कब हुई थी? 26 दिसंबर 1929 को जो है हुई थी। अच्छा बताइएगा, लाहौर अधिवेशन 26 दिसंबर 1929 यानी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? बताओ जल्दी से। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? अध्यक्ष था। अगर आपसे पूछी जाए कि अध्यक्ष था, अध्यक्षता जो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है भैया। इसको आप याद, कितनी चीजें देखो, मजा आ रहा है। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुई थी 26 दिसंबर 1929 को। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकदम पूरा जो है एकदम भाई सवाल जो है वो एकदम क्लियर है। अच्छा, इसी से संबंधित एक सवाल बताइए, तिरंगा है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, इसको जो है वो कब अपनाया गया था? बताओ, तिरंगा को जो कब अपनाया गया था? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। मैं यहां पर लिख देता हूं अगला सवाल, तिरंगा क्या? बताओ, तिरंगा जो है इसको कब अपनाया गया था? तिरंगा जो है ये कब अपनाया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये डेट पूछी जाती है। वो थे 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। लिखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। क्लियर है भैया? अच्छा, तिरंगा का जो अनुपात होता है वो कितना होता है बताओ? तिरंगा का जो अनुपात होता है लंबाई चौड़ाई का, हमेशा जो पूछा जाता है अनुपात वो लंबाई और चौड़ाई का पूछा जाता है, तो वो होता है 3:2। कितना होता है? ये होता है लंबाई का और ये होता है चौड़ाई का, ठीक है। तो याद रखना, तिरंगा का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। दूसरी बात ये है कि तिरंगा को जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? बताओ। तिरंगा को जो 1921 में जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। कब? लिखिएगा, अगला सवाल, अगला यहीं पर लिख लीजिएगा कि 1921 में जो तिरंगा को डिजाइन किया था, तिरंगा को डिजाइन किया था वो किसने किया था? पिंगली, ठीक है, पिंगली वेंकैया। चलो क्लियर है भैया तिरंगा के बारे में। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अनुपात कितना होता है? 3:2। और 1921 में तिरंगा को जो है डिजाइन किया था वो किसने? पिंगली वेंकैया ने। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी से संबंधित एक सवाल और आता है, वो आता है राष्ट्रीय गीत को लेकर के, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब देखो राष्ट्रीय गीत के बारे में देख लो। राष्ट्रीय गीत आपका जो लेवल है ना, उस लेवल के हिसाब से मैं आपको थोड़ी चीजें बता रहा हूं, नहीं तो फिर और चीजें बताता फिर इसके बारे में बहुत सारी चीजें। देखो राष्ट्रीय गीत पता है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताओ। वो है आपका वंदे मातरम। लिखिएगा, राष्ट्रीय गीत कौन सा है मेरे भाई? लिखिएगा, वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला मेरा सवाल है कि इसे अपनाया कब गया था? क्या राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसे अपनाया कब गया था? बताओ, डेट बताओ मुझे। वो थी 24 जनवरी 1950। लिखिएगा, कब? 24 जनवरी
24 जनवरी 1950। अब मेरा अगला सवाल यह है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन मेरी बात यह है कि जो राष्ट्रगीत था, इसकी जो रचना की थी, इसे जो लिखा था, वो किसने लिखा था? बताओ बताओ किसने लिखा था? लिखा किसने था? बताओ जल्दी से। राष्ट्रगीत जो लिखा था वो किसने लिखा था? मेरा सवाल आपसे इतना है। तो वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे बताओ जल्दी से? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है भैया, तो वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। इसके बाद में राष्ट्रीय गान पर चलते हैं। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो ये भी जो डेट है वो बिल्कुल सेम है, वो है आपका 24 जनवरी 1950 को। कौन सा? 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान कौन सा? जनगण मन। कौन सा? जनगण मन। क्लियर है भैया? इन सारी चीजों को आप हल्का हल्का चीजों को याद रखें। अच्छा, राष्ट्रीय गान जो है इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने की थी? रचना लिख लीजिएगा, इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर है? इतनी सारी चीजें जो है वो आपके लिए जानना जो जरूरी है। अच्छा, पहली बार जो राष्ट्रीय गान था वो पता किस अधिवेशन में गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 में जो है पहली बार आपसे पूछी जाए, ठीक है, पहली बार, तो क्या 27 दिसंबर 1911 में, ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था कि ठीक है भैया। तो 27 दिसंबर 1911। कोई दिक्कत है किसी को? सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो जरूरी थी आपके पेपर के लिए, आपके जो है जानने के लिए। इन सारी चीजों को जो है आप नोट करते जाइए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पहला स्वतंत्र दिवस मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद में पूर्ण स्वराज की घोषणा, लाहौर अधिवेशन 26 दिसंबर 1929 को। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल था आपको तिरंगा को लेकर के। तिरंगा को कब अपनाया गया था अपना, कि ये तिरंगा होगा अपना? तो ऑफिशियल रूप से 22 जुलाई 1947 को। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। 1921 में तिरंगा को जो डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। अगला देखिए, राष्ट्रीय गान को लेकर के मैंने आपको बताया था। पहले तो मैंने आपको राष्ट्रीय गीत बताया था, वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को जो है ये अपनाया गया था। लिखा किसने थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को जनगण मन। रचना किसने की थी राष्ट्रीय गान की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे मैंने पूछा था किस अधिवेशन में, क्या ये जो है किस 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जो वो गाया गया था, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला बहुत बेहतरीन सवाल है और इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इसको भी जो उसी अंदाज में उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए सवाल पढ़िएगा ध्यान से कि न्यायाधीशों को, जो जज होते हैं, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो 4 विकल्पों में से पढ़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, कानून मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो देखो ये जो अधिकार होता है स्थानांतरित करने का, वो भारत के राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है, ठीक है। किसके पास में? भारत के राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है। अच्छा, कुछ चीजें आर्टिकल जो होते हैं बड़े जरूरी होते हैं, जिनसे अक्सर सवाल बन जाते हैं। तो कुछ आर्टिकल जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको एक बार आपको जो है बता दूं, ठीक है। आप उनको जो है वो नोट करते जाइएगा, और क्योंकि वो जरूरी है, इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 52 के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा। आर्टिकल 52 में क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति, क्या भारत का, बीच में थोड़ा कैमरा जो है रुक जाता है, ठीक है। चलो बताइए, आर्टिकल 124 को थोड़ा 2 को आगे करिएगा, 214। तो 214 आर्टिकल 214 क्या कहता है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट, क्या राज्यों के लिए हाई कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 214 के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि आर्टिकल 352 में क्या होता है? क्या राष्ट्रपति जो आर्टिकल 352 में कुल मिला के आप ये बताइए, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर क्या होता है
कि हमारे देश में अगर इमरजेंसी लगेगी, क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो उसका वर्णन जो किस तरीके से लगाया जाएगा वो है आर्टिकल 352 में। ठीक है, तो ये क्या होता है, राष्ट्रीय, क्या राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल बोले तो इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 52, 56, 60, 356, आर्टिकल 356 के बारे में आपने सुना होगा। और 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन, किसी क्षेत्र में लगता है राष्ट्रपति शासन, तो आर्टिकल 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो आर्टिकल 356 में। अच्छा एक सवाल यहीं पर कि एक बार में, क्या प्रारंभिक रूप से एक बार में जो है शुरुआत में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो कितने समय अवधि के लिए लगता है। देखो भाई, स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में जो राष्ट्रपति शासन लगता है कहीं पर भी, किसी भी जिले में, सॉरी किसी भी राज्य में कहीं पर भी, तो राज्यपाल लगता है, क्योंकि जब वहां का जो सरकार नाकाम हो जाती है, अच्छे से नहीं रन कर पाती अपने अपने स्टेट को, तो मूल अधिकारों का जो हनन करती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो प्रारंभ में जो होता है ना, ये सिर्फ 6 महीने की अवधि के लिए जो लगाया जा सकता है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ा के से 3 साल तक आगे भी किया जा सकता है। लेकिन आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो प्रारंभ में कितने समय अवधि के लिए लगाया जाता है, तो 6 महीने के लिए। क्या लिख लीजिएगा, प्रारंभ में, क्या प्रारंभ में कितने समय अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, पहली बार तो वो 6 महीने के लिए। ठीक है, प्रारंभ में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 6 महीने के लिए लगता है। ठीक है, 6 महीने के लिए लगता है। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसे, एक बात बताइए, जब कोई आदमी जेल में आता है ना, तो आपने सुना होगा कि 14 दिन की उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। ठीक है, 14 दिन की उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो 14 शुरुआत में, ऐसा नहीं कि आपको शुरुआत में 2 साल के लिए भेज दिया, नहीं, अंडर ट्रायल में ऐसा नहीं होता। जो भी बंदी नया आता है जेल में, तो वो अंडर ट्रायल ही होता है। अंडर ट्रायल अभी चल रहा है, उसके अंडर है, फैसला नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, तो 14 दिन के लिए आता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वैसे ही राष्ट्रपति जो शासन होता है, ये आपका शुरुआत में क्या लगता है, 6 महीने के लिए, उसके बाद बढ़ता चला जाता है। मेरे कहने का मतलब ये था। अच्छा जी, आर्टिकल 360 के बारे में आपने सुना होगा। आर्टिकल 360 क्या कहता है, ये कहता है वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है, तो आर्टिकल 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। आप कहेंगे गुरुजी आज तो एकदम मजा आ रहा है, क्या एकदम मजा आ रहा है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा आर्टिकल 61, ये पूछा गया सवाल था, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वो किस में वर्णित है, उसकी जो किस तरीके से लगाया जाएगा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो कार्यवाही है वो की जाती है। इसके बाद में आपने सुना होगा जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति की शपथ का विवरण किस में है, आर्टिकल 60 में। ठीक है, किसमें, राष्ट्रपति की शपथ, थोड़ी राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति जो होते हैं वो उस पद की लेते हैं ना, तो राष्ट्रपति पद की शपथ जो है आर्टिकल 60 में। अच्छा आर्टिकल 54 में क्या होता है, बताओ जल्दी से। आर्टिकल 54 में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, उसकी जो पूरी विवरण है किस तरीके से, तो राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उस प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 54 में जो है वर्णन दे रखा है। अच्छा एक बात हो, एक होता है आर्टिकल 56, आगे देखिएगा आर्टिकल 56। ठीक है, तो आर्टिकल जो 56 होता है उसमें क्या कहा गया है, उसमें जैसे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो जो है, ठीक है भैया, तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में। अच्छा जी, आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 56, 57 छोड़ो, 58 देखो, आर्टिकल 58 लिखिएगा। आर्टिकल 58 बोलता है राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है भाई, इतना ही बहुत है, फिर कभी अगला जब कोई प्रश्न आएगा तो हम उस पर ले लेंगे। तो अब आपने इतनी सारी चीजों को देखा, एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं, इसका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, शायद अब तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, वो चलेगा, मैं इसे बता। देखो आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आर्टिकल 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, आर्टिकल 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी बोलते हैं उसे, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 महीने के लिए लगता है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल जो अभी तक हमारे इंडिया में सॉरी
जो है नहीं लगा है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति पद की शपथ का विवरण है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दे रखा है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होगा। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात कही गई है। अब आप एक चीज देखिएगा, ये आपने जो है पूरा जो है वो देख लिया और ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। एक्चुअली में भाई समय हमारा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, हमें ड्यूटी जाना है। अब आप देखिएगा इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या थी वो कितनी थी, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन थे मात्र 5। कितने थे क्वेश्चन? थे मात्र 5। समय नहीं था इन सारे क्वेश्चंस को जो है टाइप करने का, नहीं तो ये लगभग आपको पता है लगभग 150-200 क्वेश्चन आराम से बन जाते। नहीं बनते तो कुछ तो बनते, लेकिन ये 5 नहीं बनते, 5 से ज्यादा बनते। अब इन चीजों को आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो चीजें आपके लिए समझाई जाती हैं, और मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इससे संबंधित कौन कौन से अन्य सवाल बन सकते हैं। तो जितने भी सवाल आपके लिए बन सकते हैं वो सब की जानकारी आपको जो है मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से, हर टॉपिक के माध्यम से जो है मैं आपको देता रहता हूं। मेरा पूरा प्रयास होता है कि जो आपका सवाल है वो एक भी ना छूटे। तो सिर्फ क्वेश्चन 5 नहीं थे, क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा थे। अच्छा लगा क्योंकि वो कनेक्टेड किए, हमने चेन से चेन को जो है जोड़ा और आगे बढ़ते गए। बाकी और भी बढ़ सकते हैं लेकिन अभी हमको जाना होगा। तो अब मेरे साथी आप स्कोर बताइएगा। अब बताइए स्कोर आपका कितना है, ठीक है। 5 में से जो आपका स्कोर है 4 है या फिर 2 है या फिर 1 है, जितना भी हो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। आपको इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर कौन सी चीजें जो आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें जो लगता है कि यार कुछ चीजें अलग हैं। और दूसरी बात, एक और चीज कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी जो वो कैसी चल रही है, और अगर कोई चेंज करना है, कोई सुधार करना है तो आप बता सकते हैं। वैसे इससे ज्यादा सुधार होगा भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट आए तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो भी मुझे रोजाना देखते हैं विद्यार्थी, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए, और बड़ा अच्छा लगेगा कि जब आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और एग्जाम देने के बाद में आप कहीं पर कमेंट करेंगे और उसमें नाम होगा राम चौधरी जी के, तो ये जो पल है वो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहेगा, आपका चेंज जरूर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्राई करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहें, और जब तक नौकरी नहीं लगता तब तक कोई भी नौकरी जिसके फॉर्म आते हैं उसका आप ज़रूर भरें भाई, ठीक है। क्योंकि आप कहें कि एक फॉर्म ही भरना है और नौकरी लग जाए, ऐसी बात नहीं है। हमने भी अपनी सरकारी नौकरी के लिए 50 फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, कई एग्जाम दिए थे, लेकिन वो कहते हैं ऊपर वाले को मंजूर जो होता है वही होता है। लेकिन आपसे जो है मैं अब आपके लिए स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ या फिर स्टेट का जीके पढ़ाता हूँ, तो सही बताएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फील गुड, मतलब लगता है कि मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं पर हूँ। जबकि इस चैनल पर आपने देखा होगा कि पब्लिक रिएक्शन की भी वीडियोस आती हैं। मैं आज जाता, लेकिन मैं आज गया नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है वो अलग डिपार्टमेंट में जो है वो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं सेंटर पर जाकर के बच्चों से बातचीत करता, लेकिन उसके लिए बाबू बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। उसमें समझ लगभग 4 से 5 घंटे का वो पूरा काम होता है। तो ऐसे में थोड़ा समय लगता है, वीडियो एडिट, अपलोड, शूटिंग और फिर उसे ये सब तामझाम जाना आना, बहुत समय लगता है। मुझे लगा कि यहाँ से बेहतर शायद नहीं हो सकता। चलो थैंक यू सो मच। और एक और बात, कमेंट बॉक्स को आप जरूर चेक कर लिया करें, कोई भी अपडेट होता है तो जरूर मैं आपको जो बता देता हूँ। थैंक यू।